अरे ओ भैया हरीश, देख भाई, मुझको कोई मतलब नहीं है। तूने मुझसे 1 महीने का वादा करके 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, जो कि अब ब्याज सहित 20 हो गई है। मुझे अभी के अभी रकम ब्याज सहित वापस चाहिए। ला भैया, निकाल जल्दी से। मालिक, मेरी हालत पर ध्यान दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं भी तरबूज की खेती करता हूँ और व्यापार कितना मंदा चल रहा है मालिक। चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने मेरी मुद्राएं वापस नहीं की तो मैं फिर तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। फिर रोना गाना मत भैया। इतना कहकर श्यामलाल अपने नौकर से बोला। चल भाई, चल चल, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, चल। नौकर श्यामलाल के पीछे पीछे चल देता है। हवेली के नजदीक पहुंचकर श्यामलाल का नौकर राजू, जो कि स्वभाव से सरल और समझदार था, श्यामलाल से बोला। शेर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ब्याज को ज्यादा ही लगा रहे हैं? अरे मूर्ख राजू, ऐसा लगता है मैंने वास्तव में जानबूझकर ब्याज ज्यादा लगाई है, ताकि इसके तरबूज के खेत पर कब्जा कर सकूं। यह सुनकर राजू बुरी तरीके से क्रोधित हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर जाहिर नहीं किया। वो मन ही मन सोचने लगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ मक्कारी की सारी सीमाएं पार कर रहा है। कुछ ऐसा किया जाए जिसके पूरे गांव को इस श्यामलाल से मुक्ति मिल जाए। कुछ तो करना होगा। राजू को गहरी सोच में डूबा देखकर श्यामलाल ने उससे पूछा। अरे क्या हो गया रे? कौन सी गहरी सोच में डूब गया है? अरे कुछ नहीं सेठ जी, एक जरूरी बात ध्यान में आ गई है। वही सोच रहा था कि आपको बताओ या फिर नहीं। अरे जल्दी बता, लेकिन बात मेरे मतलब की होनी चाहिए। हाँ सेठ जी, पहले आप आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। शेठ श्यामलाल कक्ष के अंदर चला गया। राजू उसके पास जाकर पैर दबाने लगा। सेठ जी, आपने तो सुना होगा कि हमारे गांव की नदी की दाहिनी ओर एक जंगल पड़ता है। हाँ, उसके बारे में तो सभी को पता है। अरे थोड़ा नीचे से पैर दबा। हाँ, मजा आ रहा है। और यह भी पता है कि वहाँ जाने की किसी को मना ही है। सेठ जी, पूरी बात सुनिए तो जरा। साल भर पहले मेरा एक दूर का रिश्तेदार गलती से उस जंगल से रोते हुए गांव तक मुझसे मिलने आया गया। मैं तो डर गया। मैंने उनसे कहा कि तुम जिस जंगल के रास्ते से आए हो, अरे भैया वहाँ तो बड़ा ही रहस्यमय है। तब उसने जो घटनाएं मुझसे बताई, उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर यकीन करना पड़ा। क्या बात कर रहा है? क्या बताया उसने? बता, मुझे भी बता। बता। मालिक, उसने कहा कि जब वहाँ जंगल से लौट रहा था, तब उसने एक तालाब के किनारे एक बड़ा ही विचित्र तरबूज का वृक्ष देखा। एक ही ठोस सोने का तरबूज लटक रहा था। वहाँ वो डर गया और वहाँ से भाग गया। ऐसा तो कहीं होता नहीं मालिक। बड़ा ही मूर्ख रिश्तेदार था तेरा। अरे उस सोने के तरबूज को तोड़ लेना चाहिए था ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। यही बात तो बिल्कुल सही है मालिक। मैं चाहता हूँ कि मालिक आपको उस जंगल में जरूर जाना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ आपके ही बस की बात है। क्यों मालिक? बात तो मेरे हित की कर रहा है, लेकिन तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जंगल में अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे, और वह भी कल सुबह की सुबह, समझे? यह सुनकर राजू पूरी तरीके से चौंक गया। हे भगवान, मैं तो इसे फंसाने चला था,
लेकिन इसने तो मुझे ही फंसा दिया। अब जो भी हो देखा जाएगा, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। रुक जा बेटा, रुक जा। अगले दिन श्यामलाल राजू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। इत्तेफाक से गांव का मुखिया वहां आ गया। राम राम। अरे भाई श्याम लाल, ये तुम अपने नौकर राजू के साथ उस जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है? अरे रहस्यमयी घटनाएं, अपने काम से काम रखो ना। चले आते हैं किसी को भी टोकने। एक अच्छा काम करने जताओ तो पीछे से टोक दिया। हटो रास्ता तो चलो। इतना कहकर श्यामलाल राजू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक राजू और श्यामलाल को एक तालाब नजर आया। उसके किनारे एक छोटा सा वृक्ष खड़ा था जिस पर एक सोने का तरबूज झूल रहा था। हाय हाय, क्या बात है। तूने तो बिल्कुल सही कहा था रे राजू। यहाँ तो वास्तव में सोने का तरबूज है। तभी श्यामलाल और राजू के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। उस सोने के तरबूज को तोड़ने की गलती मत करना। यह सुनकर दोनों चौंक गए। तेरी यह आवाज कहाँ से आ रही है? मुझको पता नहीं सेठ जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। यह तो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। ऊपर से लड़की की आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी दोबारा आवाज टकराई। ऊपर वृक्ष की ओर देखो। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक महिला रूपी मैना पक्षी नजर आई। अरे रे 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 रे, क्या ये तो ससुरा पक्षी है। ये पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रही थी। क्यों भाई? हाँ मालिक चलिए चलिए वापस चलते हैं। सेठ जी, एक महिला इंसान की आवाज में बात कर रही है। मेरा मतलब एक पक्षी महिला की आवाज में बात कर रही। जरूर यह कोई राक्षसी या पिशाच होगी। मालिक चलिए। ये बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात सुन लेनी चाहिए। सुनते हैं जरा। रुक तो सही। ओ मेरी प्यारी मैना, यह बताओ तुम इस सोने के तरबूज के बारे में क्या जानती हो? बताओ। यह ठोस सोने का तरबूज है, मगर मैं जानती हूँ कि इस तरबूज के अंदर एक चमत्कारी गांव बसा हुआ है। अगर तुम चाहते हो तो इसमें बेहद धनवान बन जाओगे। तुम्हें इसके अंदर जाना होगा और वहाँ बहुत सारे खजाने रखे हुए हैं। अरे क्या मूर्ख हो गई हो क्या? तरबूज के अंदर कोई गांव कैसे बस सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब एक पक्षी मनुष्य की भाषा में तुमसे बात कर सकती है तो तरबूज के अंदर एक गांव क्यों नहीं हो सकता? ओ, तो जादुई गांव में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? बड़ी ही आसान है। तुम्हें बस इस तरबूज को स्पर्श करना है। स्पर्श करते ही तुम अपने आप को उस गांव में पाओगे। जा राजू, सबसे पहले तू जा। सेठ जी, मैं नहीं जाने वाला। सेठ जी, मैं क्यों जाऊं सबसे पहले? अरे देख राजू, मैं चाहता हूं कि तरबूज के अंदर गांव में प्रवेश कर और वहां से ढेर सारे हीरे मोती और खजाना लेकर बाहर आ जा। बाहर आने के बाद हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तेरा भी भला मेरा भी भला। कर भला तो हो भला। क्यों, अब भी जा भला। राजू के मन में लालच आ गया और वो धीरे धीरे कदमों से उस सोने के तरबूज के पास चला गया। जैसे उसने अपना हाथ सोने के तरबूज पर स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें से वो गायब हो गया। कुछ ही देर में राजू अपने आप को एक बड़े ही विचित्र गांव में पाया, जहां चारों ओर सन्नाटा बरसा हुआ था। तभी उसकी नजर सामने एक बड़े हीरे मोती के ढेर पर पड़ी। अरे वाह वाह वाह, इसका मतलब मैना पक्षी सही कह रही थी। तरबूज के अंदर सचमुच ये गांव है। अरे बाप रे बाप, इतना ढेर सारा खजाना।
तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया। अरे मूर्ख, तू इस संसार में फंस चुका है। यह तरबूज के अंदर का गांव है। यहाँ एक बार जो आ गया वो वापस कभी वापस नहीं जा पाता। क्या अरे आप क्या अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे लालच में तो मैं पूछना ही भूल गया कि मैं बाहर कैसे आऊंगा। हे भगवान, यहाँ कहाँ आ गया मैं? अब तो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा, जैसे हम कभी नहीं निकल पाए। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। इधर श्यामलाल को राजू का इंतजार करते करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन राजू वापस नहीं आया। अरे ओ मैना, यह बता, यह राजू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मगर अगले ही पल मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों से वहाँ से गायब हो गई। यह देखकर श्यामलाल डर गया। हाँ, अच्छा ही हुआ मैंने सोने के तरबूज को स्पर्श नहीं किया। चल भाई, वापस चल जाएं अपने गांव। इतना कहकर श्यामलाल दौड़ते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। इत्तेफाक से रास्ते में उसे मुखिया फिर से मिल गया। राम राम श्यामलाल। अरे भैया, ये बताओ, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा नौकर भी गया था, क्या वो वापस नहीं आया? अरे देख मुखिया, कितनी बार तुझसे कहा है, तू गांव का मुखिया है, गांव में मुखियागिरी दिखाया कर। मेरे साथ कौन गया कौन नहीं गया इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आओ तो टोकेगा। अरे टोकू राम, हट जा मेरे रास्ते से, दफा हो जा यहाँ से, जब नहीं तब पीछे से राम राम। इतना कहकर श्यामलाल उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। मुखिया चुपचाप अपने घर आ पहुंचा। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मुखिया पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। भाग्यवान श्यामलाल और उसका नौकर राजू दोनों जंगल में फंस गए। वापस अकेला श्यामलाल ही आया। जब मैंने पूछा तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। आखिर आपको क्या जरूरत थी श्यामलाल के मुंह लगने की? वो तो पूरे गांव का सबसे बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज आदमी है तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कल ही आदित्य से बात करूंगा। केवल वही ऐसा एक नौजवान है जो किसी से नहीं डरता और हमेशा सच का साथ देता है। अगले दिन मुखिया गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार नौजवान आदित्य के खेत पर पहुंचा, जहां आदित्य निराश बैठा हुआ था। आदित्य, अरे भैया राम राम। देखो भैया, तुम्हारे चेहरे पर तो कभी निराश छाई नहीं रहती है, यह आज फिर उदासी कैसी? मुखिया जी क्या कहूँ, रात भर में ही सारी फसल सूख गई, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। यह सुनकर मुखिया चौंक गया। हाँ, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अचानक से फसल कैसे सूख सकती है भला? तभी वहां एक किसान दौड़ते हुए आया। आदित्य, हे भैया आदित्य, गांव के सभी किसानों की फसलें खराब हो चुकी है और तालाब और कुएं भी सूख गए हैं, सब बेकार हो रहा है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो?
आदित्य तुरंत मुखिया और उस किसान के साथ पूरे गांव का चक्कर लगाता है। वो देखता है कि गांव के सारे खेत सूखे पड़े हैं। बाप रे बाप, मुखिया जी ये तो बहुत ही विचित्र घटनाएं हैं। गांव के खेतों का एक साथ सूख जाना, तालाबों का खाली हो जाना तो किसी बड़े विपत्ति का संकेत है। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। आदित्य, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उससे पहले ही एक यह सब देख लिया तो अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन सभी घटनाओं का संबंध श्यामलाल से ही है। श्यामलाल से क्या कर रहे हैं मुखिया जी? इन सब का उससे क्या संबंध हो सकता है? मुखिया सारी जंगल वाली घटना आदित्य को बताता है। हाँ, मुझे और श्यामलाल जब वापस आया बहुत घबराया हुआ था। ओ, ऐसी बात तो ठीक है, मैं कल ही श्यामलाल से जरूर बात करूंगा। आदित्य, यह समय श्यामलाल से बात करने का नहीं है। यह समय मुसीबत से निकलने का है। ये लगता है कि अब किसी साधु, तांत्रिक या तपस्वी से मिलना चाहिए। वहीं सभी घटनाओं का सही कारण बता सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक, मैं साधु महाराज को जानता हूँ। वो यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुरक्षित पीपल के नीचे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। चलो उन्हीं से मिलते हैं। इतना कहकर आदित्य घर लौट गया, लेकिन घर का दृश्य देखकर वो बुरी तरीके से चौंक गया। आदित्य की इकलौती बहन आरती बेहोश पड़ी हुई थी। आदित्य तुरंत उसके पास चला गया। अरे अरे अंजलि, हे अंजलि, तो तुमको क्या हो गया अंजलि? अंजलि ने धीरे धीरे आंखें खोली और जोर से खांसने लगी। अरे बाप रे बाप, तुमको तो बहुत तेज बुखार भी है और अचानक से खांसी। हे बहना अंजलि, बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर आया, फिर खांसी होने लगी और मैं बेहोश हो गई। अब शरीर बहुत ज्यादा दुख रहा है। आदित्य तुरंत अंजलि को वैद्य के पास लेकर गया। भाई आदित्य, मैंने इसकी जांच कर ली है और इसे एक विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है। क्या रे, आप क्या कर रहे हैं? वैद्य जी, कुछ देर पहले तो हमारे बहन बिल्कुल ठीक थी, अचानक से विचित्र बीमारी। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अंजलि को भला इतनी गंभीर बीमार अचानक से कैसी हो गई। यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, इसे तो अब चमत्कार ही बचा सकता है। माफ करना भाई, माफ करना। आदित्य आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही आदित्य रोने लगा। आखिर हमारे गांव को एक ऐसी नजर लग गई है। तभी वहां मुखिया आ गया। अरे आदित्य, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें अंजलि को वैद्य के पास जाते देखा था, क्या हो गया? उसकी नजर बेहोश पड़ी अंजलि पर। अरे आदित्य, अंजलि को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बात है? आदित्य रोते हुए सारी घटना बताता है। मैं कहता हूँ हमें अभी देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य, गांव की फसलें सुखाना, तुम्हारी बहन का अचानक बीमार होना, यह सब यूं ही नहीं हो सकता। चलो, हमें साधु महाराज के पास चलना चाहिए। चलो। लेकिन साधु महाराज के पास जाने से पहले श्यामलाल से मिलना चाहता। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसने उस रहस्यमय जंगल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यह सारी मुसीबतें हम पर टूट पड़ी। आदित्य मुखिया को लेकर श्यामलाल की हवेली पर पहुंचा। वहां श्यामलाल सिर पकड़े हुए बैठा था।
अरे रे रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तरबूज की सारी खेती बर्बाद हो गई। क्या करूं, क्या करूं? राम 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 राम। अरे रे रे, बस बस श्यामलाल, सही सही बता। श्यामलाल, तूने उस रहस्यमय जंगल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सारी की सारी आपदाएं हम पर टूट पड़ी? और तेरा नौकर राजू कहाँ गया? बताओ, वापस क्यों नहीं आया? श्यामलाल बुरी तरह डर गया और कांपते हुए सारी घटना बता दी। अचानक से मैना पक्षी भी गायब हो गई। राजू वापस नहीं आया। मैं सही बताऊं तो मैं डर की वजह से लौट आया। मैं क्या करता? तूने अपनी लालच की वजह से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। इतना कहकर आदित्य मुखिया के साथ हवेली के बाहर निकल गया। चलिए मुखिया जी, अब हमें साधु से मिलना होगा। मुखिया तुरंत आदित्य के साथ साधु के स्थान की ओर चला गया। कुछ बातें मनुष्य के हाथ में नहीं होती। कुछ घटनाएं नीति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। नीति के लिए लिखे कोई नहीं टाल सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आया। बस यह समझ लो कि नियति को तुम्हारे खास तौर पर से उस जंगल में बुलाना। अब तुम्हें उस जंगल के उसी तालाब के किनारे जाना होगा और फिर उस सोने के तरबूज के अंदर उस गांव में प्रवेश करना होगा जहां तुम्हारी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु महाराज, भला कैसी परीक्षा? इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य मुखिया की ओर देखने लगा। नहीं मुखिया जी, नहीं, मेरी नियति है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। आप गांव जाइए, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। और जब तक मैं ना लौटूं तो कृपा करके मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। आदित्य उठकर जंगल की ओर रवाना हो गया और मुखिया गांव की ओर लौट गया। कुछ देर बाद आदित्य रहस्यमय तालाब के सामने खड़ा था। तालाब के किनारे एक छोटा सा वृक्ष था जिसमें सोने का तरबूज लटक रहा था। तभी वह मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। देख क्या रहे हो? तुम इस तरबूज को हासिल करना चाहते हो? नहीं, मैं इस तरबूज को हासिल नहीं करना चाहता। मुझे सोने चांदी का कोई लालच। मैं तो केवल अपने गांव वासियों को मुसीबत से मुक्त करने और अपनी बहन की बीमारी का इलाज ढूंढने यहाँ तक आया हूँ। मुझे यह बताओ कि तरबूज के अंदर कैसे जाया जा सकता है? तुम पहले मनुष्य हो जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम है और भलाई, और अक्सर ऐसे मनुष्य को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस सोने के तरबूज को स्पर्श करो। आदित्य बिना देरी किए हुए सोने के तरबूज के पास गया। जैसे ही उसने सोने के तरबूज को स्पर्श किया, अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ वो तरबूज के अंदर समा गया। कुछ क्षण बाद आदित्य ने अपने आप को एक विचित्र गांव में पाया जहां सामने बेशकीमती हीरे मोतियों का ढेर लगा हुआ था। तभी वहां मैना पक्षी प्रकट हुई। तुम्हारे सामने बेशकीमती हीरे पड़े हैं, इन्हें उठा लो और सामने की ओर देखो। आदित्य ने सामने देखा, वहां कुछ जड़ी बूटियां पुष्प के रूप में पड़ी थी। जाओ, उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित यहाँ लेकर आओ। आदित्य दौड़ता हुआ गया और उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित वहां से ले आया। अब तुम्हारी परीक्षा यह है, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम गांव वालों को बचाना चाहते हो या फिर अपनी बहन को। यह सुनकर आदित्य बुरी तरीके से चौंक गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो केवल जड़ी बूटी उठा लो और अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम तरबूज के बाहर के गांव में हो। यकीन मानो तुम इस गांव से बाहर चले आओगे। और अगर तुम अपने गांव वालों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यह बेशकीमती हीरे मोती उठाने होंगे। इन मोतियों को जब तुम गांव वालों के खेतों में बीज की तरह बोओगे तो तुम्हारे गांव की बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। और इन हीरों को तुम अपने तालाब और कुएं में फेंकोगे तो उसमें पानी दोबारा भर आएगा।
अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। गांव वालों की भलाई या अपनी बहन की जिंदगी। मैं गांव वालों का जीवन बचाना चाहता हूँ और अपनी बहन का जीवन। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, अगर मेरी बहन की कुर्बानी से सारे गांव को जीवन दान मिलता है तो मैं उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके लिए मुझे स्वयं बलिदान देना पड़े तो मैं भी गांव वालों की खुशी के लिए यह करने को तैयार हूँ। तभी एक तेज धमाका हुआ और अगले ही पल वो मैना पक्षी तरबूज से बाहर आ गए। अगले ही पल वो जादुई सोने का तरबूज वहां से गायब हो गया। आदित्य को कुछ लोग भी दिखाई देने लगे। तभी रंग बिरंगी किरणें के साथ मैना पक्षी एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। आखिर ये क्या रहस्य है? कौन है यह लोग? यह सभी वही लोग हैं जो लालच के इरादे से जादुई तरबूज को तोड़ने के लिए आए थे। इनमें से कुछ लोग वो हैं जो वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिए, इसी कारण से वो सब शापित हो गए। इतना कहते ही वो स्त्री कुछ क्षण में चुप हो गई। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग अचानक से गायब हो गए। कुछ लोग बच गए। तभी दौड़ता हुआ राजू वहाँ आ गया। ये क्या, वो लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? गायब वो लोग हुए हैं जिन्होंने वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिया था और तब से वह तरबूज के अंदर जादुई गांव में फंसे हुए थे। बचे केवल वो लोग हैं जो लालच की नीयत से तरबूज के पास गए थे और संसार में फंस गए थे, जो अभी तक जीवित हैं। उसका भी एक बड़ा रहस्य है। समय आ गया है कि तुम वो जानो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों से एक हूँ। मेरा नाम संध्या है। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। यह बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। सुबह का समय था। संध्या मटकी लेकर बाहर निकली थी। अरे कहाँ जा रही हो संध्या? कहाँ जा रही हूँ? अरे जंगल में पानी भरने जा रही हूँ। हमारे गांव में तो भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। तालाब और कुएं सब सूख चुके हैं। ना जाने कब वर्षा होगी और कब मुझे रोज रोज जंगल जाने से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर संध्या जंगल की ओर चली गई तो तालाब में से पानी भरने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। क्या तुम मुझे अपने मटके से थोड़ा पानी पिला सकते हो? संध्या पीछे मुड़ी। एक साधु खड़ा हुआ था। नहीं, आप स्वयं से तालाब से पानी पी लीजिए। ओहो, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तालाब से पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि मुझे तालाब से डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो डूब जाऊंगा और मुझे तैरना नहीं आता। बड़े ही विचित्र साधु हो। तालाब से डरते हो, तैरना नहीं आता। चलो ठीक है, पिला देती हूँ। संध्या ने साधु को अपना पानी पिला दिया। हाँ, अच्छा लगा। यह बताओ, तुम्हारे चेहरे पर यह क्रोध क्यों है? क्रोध नहीं होगा तो और क्या होगा? साधु महाराज, गांव में वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। तालाब सूख चुके हैं। अब तो अनाज भी खत्म होने के कगार पर है। ना तो हमारे पास धन है जिससे हम दूसरे राज्य में कुछ अनाज खरीद सके। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन से मामले में? साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ एक वृक्ष उगा और उसमें से बड़े सा सोने का तरबूज प्रकट हुआ। साधु ने तरबूज के नीचे हाथ रखा। अगले ही पल तरबूज के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं निकल आई। साधु ने वो मुद्राएं संध्या को दे दी। यह तुम्हारे उस पुण्य का प्रतिफल है जो तुमने मुझे पानी पिलाकर कमाया है। सोने के तरबूज के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं? क्या यह सच है या कोई माया? मैं जो मंत्र पढ़ा वो वर्षों की तपस्या से सिद्ध किया गया है। इस सोने के तरबूज के अंदर से ही मोती, चांदी सब कुछ निकल सकता है। साधु ने फिर हाथ रखा और हीरे मोती चांदी निकलने लगे। साधु महाराज, मुझे भी दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम्हें जितनी आवश्यकता थी मैंने दे दिया। याद रखना,
अगर लालच की नियति से तो इस तरबूज को स्पर्श किया गया तो स्पर्श करने वाला श्रापित हो जाएगा और हमेशा के लिए तरबूज के अंदर कैद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? तरबूज के अंदर कैद हो जाएगा? हाँ, इस तरबूज के अंदर एक जादुई गांव है जो खजानों से भरा हुआ है। अब तुम जा सकती हो। संध्या चुपचाप वहाँ से लौट गई। उसने सारी घटना अपने पति को बताई। संध्या का पति यह सुनकर लालच में आ गया। अरे वहाँ अगर हमें वो सोने का तरबूज मिल गया है तो हमारे बच्चे जीवन भर ऐश करेंगे। सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, गांव के कुछ मित्रों को साथ लेकर चलते हैं और उस साधु को तालाब में धक्का दे देते हैं। फिर उस तरबूज के वृक्ष को तोड़ लेते हैं। संध्या का पति तैयार हो गया। वो कुछ गांव वालों को लेकर जंगल में पहुंचा। जंगल में इतने सारे लोगों को देखकर साधु चौंक उठा। इतनी रात गए तुम गांव वालों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इस तरबूज को यहाँ तो सीधा हमें दे दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। मूर्ख हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोचना भी मत। संध्या ने साधु को तालाब में धक्का दे दिया। साधु डूबने लगा। संध्या ने शोर मचाया, जल्दी से तरबूज को तोड़ लो। जैसे ही सभी ने तरबूज को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सब गायब हो गए और संध्या एक मैना पक्षी में परिवर्तित हो गई। डूबते हुए साधु ने कहा, मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हें एक सजा मिलती है। अब से जो कोई भी इस तरबूज के पास आएगा वो तुम हमेशा मैना पक्षी यहीं डराती रहेगी, उसे देखोगी और भविष्य में तुम्हारे ही वंश से कोई युवक आएगा जिसका मन लालच से मुक्त होगा। अगर वो युवक परीक्षा में सफल हुआ तो तुम सब श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर साधु पूरी तरीके से डूब गया। यह सुनकर आदित्य चौंक गया और उस दिन के बाद मैं अपना पक्षी के रूप में आ गई और यहीं फंसी रह गई। लेकिन अब मेरा मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर संध्या रंग बिरंगी किरणों में समा गई और गायब हो गई। आदित्य राजू को लेकर गांव वापस आ गया। गांव में उसने देखा कि खेत फिर से हरे भरे हो चुके थे। कुएं तालाब पानी से भर चुके थे। आदित्य, अरे आदित्य, मुझको क्षमा कर दो भाई, मुझे समझ में आ गया, क्षमा कर दो आदित्य। तुम्हारा अपराध बड़ा जरूर था श्यामलाल, मगर इससे क्या सच्चा वो तो क्षमा भी मिलती है। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ त्योहार जैसा उत्सव मनाया गया। गांव वालों ने आदित्य को मसीहा कहा। आदित्य मुस्कुराने लगा क्योंकि सब श्राप से मुक्त हो चुके थे। गांव में खुशहाली लौट आई।